हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आपको फिर से स्टैटिक्स के बारे में पूरा सिलेबस का जानकारी देना चाहूँगा। मैंने आपको इससे पहले एएसओ अर्थात असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर जो यूपी ट्रिपल एस इस बार एग्ज़ाम कराएगी। इससे पहले हमारे यूपी पीसीएस को एग्ज़ाम कराती थी और एग्ज़ाम अभी करानी है इसको, ठीक है। और एसएससी सीजीएल में स्टैटिक्स की पोस्ट आती हैं, उसमें स्टैटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है। अर्थात जब आप मेंस जब देते हैं, जब प्री आप क्वालिफाई करते हैं, मेंस देते हैं, तो आप में उसमें स्टैटिक्स के पोर्शन में स्टैटिक्स आता है। तो चलते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं आज के स्टैटिक्स में पहले चैप्टर के बारे में। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि स्टैटिक्स का डेफिनेशंस क्या है, स्टैटिक्स के स्कोप क्या है, लिमिटेशन। मैंने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों कि आप स्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी की आपकी बहुत बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको चलता हूँ स्टैटिक्स के बारे में बताता हूँ। स्टैटिक्स है क्या? संख्या से संबंधित शास्त्र। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है संख्या। हम किसी भी आंकड़ों को निकालते हैं तो संख्या निकालते हैं, वो स्टैटिक्स है। चाहे हम मुद्रा का मूल्यांकन कर रहे हैं, पिछले साल की तुलना में अब कितनी हुई, तो हम उस साल की तुलना में हम जो वैल्यू मेजरमेंट करते हैं वो संख्या में करेंगे। संख्या यानी कि क्वांटिटी में आएगी कि 2000, 3000, 4000, ये समथिंग मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। तो संख्याओं से संबंधित शास्त्र को ही हम स्टैटिक्स कहते हैं। अब आते हैं इसके बारे में, चलते हैं क्वेश्चन डिटेल में जानकारी लेने के लिए। मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक्स को अंग्रेजी में, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्या आता है कि अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स, अंग्रेजी सांख्यिकी को क्या कहते हैं, तो सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि लैटिन भाषा में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लैटिन भाषा में आप सांख्यिकी को क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे इसको स्टेटस। स्टेटस। इसी तरह इटालियन भाषा में इसको स्टैटिक्स कहते हैं। इटालियन भाषा में क्या कहेंगे इसको? अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स कहेंगे, लैटिन भाषा में हम इसको स्टेटस कहेंगे और इटालियन भाषा में इसको स्टैटिक कहेंगे। एक डायरेक्ट हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैटिन भाषा में स्टैटिक्स को क्या कहते हैं, तो आपको तुरंत वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, स्टैटिक्स रहेंगे, स्टैटस रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे और इसमें से कोई नहीं होगा। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर होगा स्टेटस। तो चलते हैं हम आगे और कुछ बताने। ये था स्टैटिक्स की डेफिनेशन और स्टैटिक्स को क्या क्या कहाँ कहाँ कहा जाता है। अब आते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा हम निरंतर बता नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स एक छोटा पार्ट तो है नहीं। स्टैटिक्स का मतलब ही आंकड़ों को एकत्रित करना, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनका हम कुछ आंकड़े ढेर टाइप में होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम क्रम करते हैं, कोई भी आंकड़े हों, जैसे 2000, 3000, 4000, ये कोई आंकड़े नहीं हैं। हम उस आंकड़े को किसके लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि स्कूल में अध्यापकों की संख्याओं का आकलन करना है कि 2010 में 2011 की तुलना में कितने अध्यापक आए और कितने अध्यापक गए। तो ये आप एक स्टैटिक्स तैयार कर रहे हैं। और एक चीज़ और, स्टैटिक्स में आप कभी संख्याओं पर ध्यान में, आपको पहले ही बता चुका हूँ, संख्याओं के तथ्यों को ध्यान देना पड़ेगा, गुणात्मक तथ्यों को नहीं। एक आपको जब विशेषताएं मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कभी ये मेजरमेंट नहीं किया है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता था, टीचर बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान देता था, ये स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक्स मतलब उसकी सैलरी कितनी है, स्टैटिक्स का मतलब ये हो गया। अब स्टैटिक्स को हम 2 रूपों में ले सकते हैं। पहला, एक वचन। स्टैटिक्स को हम 2 रूप में ले सकते हैं। इसका प्रयोग हम एक वचन के रूप में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वचन, आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि स्टैटिक्स को एक वचन के रूप में क्या कहेंगे, तो हम आपसे ये बताएंगे स्टैटिक्स को एक वचन के रूप में, इसमें सांख्यिकी विज्ञानों का माप है, विज्ञानों का माध्य है। अर्थात जो सांख्यिकी होती है वो आप जो मेजरमेंट करते हैं वो साइंस में रूप में करते हैं। एक वचन के रूप में आपसे डायरेक्ट से पूछेगा कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है, तो आप ये बताएंगे कि सांख्यिकी विज्ञानों का माध्य है।
चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बहुवचन के रूप में। बहुवचन में इसको कहते हैं डेटा, अर्थात कई सारे आंकड़ों को एक फॉर्म में एक रखना, बहुवचन के फॉर्म में। तो आपसे इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक वचन के रूप में हम सांख्यिकी को क्या कहेंगे और बहुवचन के रूप में हम सांख्यिकी को क्या कहेंगे। अब आते चलते हैं, इसको हम दो रूपों में बांटे रूप थे, जिसमें एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बताया था। अब इसके दृष्टिकोण क्या है, मतलब कि कुछ विचारधाराएं थी और कुछ, जैसे किसी विद्वानों ने आपको बताया था, तो इसको दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा थी परंपरागत। परंपरागत विचारधारा, परंपरागत विचारधारा में हमारे बावले साहब ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। उन्होंने एक वचन के रूप में, जो आपको मैंने बताया था कि सांख्यिकी विज्ञानों का माध्य है, उन्होंने इसको क्या 3 फॉर्म में दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि परंपरागत विचारधारा में इसकी दृष्टिकोण क्या थी स्टैटिक्स के फॉर्म में। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सांख्यिकी गणनाओं का माध्य है। मैं आपको बताया कि सांख्यिकी, अगर आपको नोट करना है मेरे साथ तो नोट भी करते रहिएगा, मैं आपको नोट भी कराता रहूँगा। सांख्यिकी गणनाओं का माध्य है, अर्थात सांख्यिकी की गणना, हम सांख्यिकी का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी गणना करने के लिए। किसी भी चीज़ को हम किसी भी आंकड़े को हम किसी गणनाओं के लिए यूज करते हैं। और गणनाओं का मतलब ये भी नहीं कि आप किसी भी आंकड़े को लेकर कर लें। कुछ आंकड़े ढेर भी हो जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं है। हम उन आंकड़ों को लेंगे जिसका हम प्रयोग करके हम अपने इन फ्यूचर उसका यूज कर सकें। सांख्यिकी हम बनाते क्यों हैं? जब हम किसी डेटा को अगर एक साथ याद नहीं रख सकते हैं तो हम एक डेटा के फॉर्म में, इसको संख्या के रूप में फॉर्म में एक फॉर्म तैयार कर लेते हैं, जो हम सांख्यिकी के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा हम कहेंगे परंपरागत विचारधारा दृष्टिकोण में सांख्यिकी के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि ये माध्यों का विज्ञान है। जैसे आपको एक वचन के रूप में बताया था कि माध्यों का विज्ञान का मतलब है कि हम मेजरमेंट किस में करेंगे, मीन मीडियन मोड टाइप में करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। केवल इसकी गणना माध्य के रूप में ही नहीं कर सकते हैं। माध्य की किसी भी आंकड़े का तैयार करना, उसका मीन मीडियन मोड निकालना, मैं आपको मीन मीडियन मोड भी बताऊंगा। इसका विश्लेषण करना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा का कलेक्शन करना, फिर क्या होता है हमारा दूसरे नंबर पे उसका एक क्रम में लाना। जैसे कि आप कहते हैं ना कि आप डेटा को बना रहे हैं, पहले डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद एक फॉर्म बता रहा हूँ, डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, फिर उस डेटा का एक क्रम बनाएंगे, उसको रो और कॉलम में बांटेंगे, ठीक है। उसका वर्गीकरण करेंगे। हम उन आंकड़ों के लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम ग्राम से किसी भी डेटा को रख रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ग्राम वाली डेटा आएंगी। मिलीमीटर की बात करेंगे तो वहाँ मिलीमीटर वाले डेटा आएंगे। हाँ, इससे आप आंकड़ों को मिला नहीं सकते हैं। और समरूपता एक रूपता का होना जरूरी, यही होता है इसका मतलब कि हम डेटा को समरूपता एक रूपता, मतलब कि समान डेटा के रूप में रखना है। एक रूपता मतलब कि उसकी डेटा के रूप एक रूपता हो, ठीक है। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको बताया था सांख्यिकी गणनाओं का माध्य है, ये गणना के लिए यूज आती है। माध्यों का विज्ञान है, माध्यों के रूप में आती है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि सांख्यिकी का अर्थ है जो सामाजिक व्यवस्था, संपूर्ण उसके सामाजिक व्यवस्था। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का डेटा निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट का ही डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट। तो ये 3 फॉर्म थे परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में यही 3 थी। और मैं आगे चलता हूँ, आपका दूसरा आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा क्या कहती है? ये जो आधुनिक विचारधारा है सांख्यिकी के रूप में, वो हमें क्या बताती है कि हम इसकी स्थिति का पूर्वानुमान लगा करके। पहले क्या होता था, डेटा को सबसे पहले हम गणना करते थे, डेटा को लेते थे,
उसके उनका माध्य निकालते थे, उसको क्लासिफिकेशन करते थे, उसका फिर पूरा मूल्यांकन करते थे और कुछ आंकड़ों को, समाहित आंकड़ों को हम यहाँ पर रख लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि हम आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में हम डेटा को क्या करते थे, डेटा को इकट्ठा तो कर लेते थे, समंकों का संकलन तो हम कर लेते थे, पर इनका हम पूर्वानुमान लगाते थे। हमें सही डेटा का मतलब है, हमें यहाँ डेटा का यूज हम सही रूपों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस आधुनिक दृष्टिकोण में समंकों का संकलन करने के बाद इसका पूर्वानुमान निकालना, यही आधुनिक प्रक्रिया थी जो एक सही तरीके से मानी थी। क्योंकि उस पहले वाले परंपरागत दृष्टिकोण में होता क्या था कि हम कुछ भी आंकड़ों को रख लेते थे, एक सही डेटा के रूप में नहीं पाता था। तो अर्थात हम सांख्यिकी को दो भागों में बांटे थे। इसका जो दृष्टिकोण थी वो दो रूपों में थी। पहले मैंने आपको बताया था सांख्यिकी संख्याओं का माध्य, संख्या शास्त्रों का संख्याओं का शास्त्र है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक वचन और दो वचन के रूप में होती है। एक वचन मैंने बताया कि सांख्यिकी संख्याओं का माध्य है और विज्ञानों का माध्य है। दूसरा है बहुवचन पर बताया था मैं कि डेटा डेटा के रूप में, ठीक है, कई सारे डेटा के रूप में इकट्ठा एक फॉर्म में। फिर मैंने आपको बताया इसको दो दृष्टिकोण दिया था। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण मैंने बताया था तीन फॉर्म मैंने आपको बताए हैं। कि सबसे पहले बताया था गणनाओं का माध्य है, दूसरा बताया था आपको विज्ञान, माध्यों का विज्ञान है जिसमें आप डेटा को कैसे रखते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में पहले डेटा लाते हैं, फिर डेटा का क्रम उसको सही लाते हैं, फिर उसका ये देखते हैं कि वो अगर जैसे सजाता, मैंने आपसे कहा ना ग्राम, तो ग्राम वाले पूरा 1% हो जाएंगे। आप कभी ये मिला पाएंगे कि ग्राम वाले मिलीमीटर मिला देंगे? नहीं। आंकड़े आप मान लीजिए स्टूडेंट का बना रहे हैं तो आप आंकड़े स्टूडेंट का ही बनाएंगे और इसमें टीचर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपने आधुनिक दृष्टिकोण मैंने आपको ये बताया था कि अब चीज़ें चेंज हो गई। जब हम आंकड़े को इकट्ठा किए तो चीज़ें चेंज हो गई। अब मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सांख्यिकी होती है ये विज्ञान और कला दोनों हैं। हम आंकड़े को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, और इन आंकड़े को साइंटिफिक रूप से कैसे इसका यूज करेंगे, ये विज्ञान है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सांख्यिकी विज्ञान और कला है या विज्ञान कला दोनों हैं या केवल विज्ञान है, तो आप ये बताएंगे कि सांख्यिकी विज्ञान और कला है। तो सांख्यिकी के बारे में आपको इतना डिटेल्स बताया था। इसमें क्या होता क्या है कि आप डाटा का क्या करेंगे, संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करेंगे। उसके बाद इनका क्या करेंगे, आप इस संकलन कर लेंगे, फिर इसका रिप्रेजेंट करेंगे। आप डाटा को रखेंगे, डाटा को कलेक्ट किए, फिर आपने उसका क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आपने डाटा को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसका एक एनालिसिस किया। मतलब कि आप डाटा को इकट्ठा करें, फिर उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सब सामने, क्योंकि आपको एक बेहतरीन डाटा चाहिए, ठीक है। फिर आप उसका विश्लेषण करेंगे। फिर विश्लेषण करने के बाद आपको एक निश्चित, आपको एक अपने बौद्धिक तरीके से आप इंटेलेक्चुअल माइंड आप उसको लगाते हैं तो आपको एक अच्छा डेटा मिलेगा। क्योंकि एक अच्छा डेटा ही संख्या को अच्छा प्रेजेंट करना सांख्यिकी कहलाएगा, सांख्यिकी का। तो चलिए मैं आपको तो मैंने आपको सांख्यिकी परिभाषाएं होती हैं। परिभाषाएं सिर्फ इतनी थी कि आप स्टैटिस को क्या जानते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या करते हैं, इंग्लिश में किस फॉर्म में है, लैटिन भाषा में स्टेटस कहते हैं और इटालियन भाषा में स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है, स्टैटिक कहते हैं। अब मैं चलता हूँ, सांख्यिकी की कुछ विशेषताएँ हैं, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं सांख्यिकी की विशेषताएं। सांख्यिकी की विशेषताएं भी कुछ होंगी क्योंकि सांख्यिकी का हम प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी की विशेषताएं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सांख्यिकी की पहली विशेषता क्या हो सकती है। सांख्यिकी तथ्यों का समूह। सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि सांख्यिकी को हम
इसमें डेटास को रखते हैं सबसे पहले बात। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि हम किसी एक पर्सन के लिए हम सांख्यिकी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ सिंपल सी बात है कि मैं आपसे यही कहूँगा कि हम डेटा किसी एक पर्सन के लिए नहीं निकालेंगे, डेटा हम कई लोगों के मिलकर निकालेंगे। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का डेटा निकालना और उसको याद रखना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप स्कूल के एक क्लास के रूम में जितने बच्चे हैं उनका एक डेटा निकालना कि ये सांख्यिकी है, ठीक है। तो तथ्यों का एक समूह है, आपने समझा कि डेटा एक लोगों का निकाला जाता है, इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होता है। संख्या, फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए, क्या है, समंक संख्याओं का समंक संख्याओं के रूप में व्यक्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जो सांख्यिकी में हम डेटा जो रखते हैं वो संख्याओं के रूप में रखते हैं। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से काम करेगा, कि मान लीजिए कि एक कंपनी में कुछ लेबर्स, कुछ यूनियंस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम उनके डेटास को हम उनको सांख्यिकी के रूप में अगर डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम ये नहीं जानेंगे कि ये फला मजदूर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है, उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन हम डेटा के रूप में उसको डेटा उसमें क्या देंगे, हम उनकी संख्या देंगे कि वो 50,000 का फ़ायदा करा है, 50,000 का प्रोडक्शन उसने किया है, हम डेटा को रखेंगे, ठीक है। कि यहाँ सीधी बात है कि हम डेटा को संख्या के रूप में रखेंगे। इसी तरह हम तीसरे पॉइंट में आते हैं, आपको ये तीसरा पॉइंट बताते हैं कि ये अनेक कारणों से प्रवृत्ति है। सांख्यिकी समंक कहलाते हैं, समंक अनेक कारणों से प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि सांख्यिकी का हम यूज क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करेंगी तो हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य का मतलब ये है कि इस साल मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, और मान लीजिए 2010 ही कुछ ले लेते हैं बेस ईयर, 2010 में मुद्रा का मूल्य क्या था, उस वस्तु की वैल्यू, 2011 में उस वस्तु की वैल्यू, या 2012 में इस वस्तु की वैल्यू क्या होगी, हम 2 साल का मेजरमेंट कर देंगे, ठीक है। या फिर मैं कहूँगा कि अगर बाढ़ आई थी 2010 में, बाढ़ आई और ये कुछ डेटाज हैं, और 2011 में उस डेटा कंडीशंस क्या हुई, ठीक है, मुद्रा प्रसार कितना हुआ, इन आंकड़ों को इस फॉर्म में रख दिए। तो जो चीज़ जो हमारे आंकड़े प्रभावित करते हैं वो क्या हैं, वो यही है कि मान लीजिए मुद्रा के मूल्य में चेंजेस हो गया, ये हमारे डेटा को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इसका प्रसार हुआ, ये चीज़ हो गए, ठीक है, बाढ़ आ गई, ये सब चीज़ें। तो ये कारण है इनके संख्या के समंकों को प्रभावित करने का। फिर चौथा फॉर्म क्या है, चौथा फॉर्म ये है, चौथा मैं अगर विशेषता में आपसे कहूँगा कि समंकों की गणना एवं परिशुद्धता के उचित रूप, अर्थात यहाँ क्या है कि विशेषताओं में मैं आपको बताऊंगा कि चौथा पॉइंट कि समंकों की गणना और परिशुद्धता, मतलब कि मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम मान लीजिए जनसंख्या को काउंट करने के लिए चलते हैं, तो हम एक अनुमानित निकालते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी देश की जनसंख्या की बात करें, भारत की जनसंख्या की 130 करोड़ है, तो क्या 130 ही करोड़ होंगी, हो सकता है 130 करोड़ से उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है। यहाँ हम उसको यहाँ क्या लगा देते हैं, लगभग लगा देते हैं। लगभग का मतलब ही होता है कि या तो कम या तो ज़्यादा। तो हम इसकी एक अनुमानित चीज़ों को निकालते हैं, लेकिन हम डेटा के सांख्यिकी के रूप में एक स्टैंडर्ड में मैं आपसे कह दूँ कि एक अप्रॉक्सीमेट ही वैल्यू ला सकते हैं, करेक्ट नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये आपकी विशेषताएं रूप में हो सकती हैं। अनुमान निकालना यानी इसके या तो सैम्पलिंग के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, कि सैम्पलिंग का भी यहाँ यूज हो सकता है कि हम सैम्पलिंग का यूज करके हम स्टैटिक्स के जो डेटा हैं वो सही रूप में निकालें, ठीक है, एक अनुमान के हिसाब से। तो ये पॉइंट था कि इसकी परिशुद्धता। पांचवा पॉइंट मैं आपसे कहूँगा कि ये पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। यह पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए होता है।
मतलब इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम आकर जब हम स्टैटिक्स का गणना करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमें जो डेटा लेना हो किस चीज़ का लेना है, हमारे डेटा इतना हो सकते हैं। तो एक सर्टेन ऑब्जेक्ट आपका होना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम जब आंकड़ा बनाते हैं तो उसका कलेक्शन जब करते हैं तो किस चीज़ का कलेक्शन करते हैं, उसका रिप्रेजेंट कब क्या करेंगे, उसका विश्लेषण किस लिए करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, फिर उसका एक पूर्वानुमान, जो पूर्वानुमान लगाते हैं वो समंकों का संकलन करने होता है। हम डेटा को कलेक्शन करने के बाद ही एक निश्चित उद्देश्य तैयार करते हैं, फिर उस डेटा को हम तैयार करते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपका क्या था? तथ्यों का समूह है। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअली फॉर्म के लिए नहीं बनेगा, किसी एक पर्सन के लिए यहाँ नहीं बनाएंगे। दूसरा मैंने कहा था कि समन संख्याओं का एक संख्याओं व्यक्त होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें गुणात्मक तथ्यों का नहीं हो सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या के फॉर्म में आएगी कि आपकी कार्यशैली कितनी है, आप कितना काम करते हैं, वो काउंट होता है डेटा में, यानी संख्या के रूप में। तीसरा पॉइंट आपके लिए यहाँ क्या था कि ये अनेक कारणों से प्रभावित होती है। मान लीजिए कि भूकंप, बाढ़, ठीक है, मूत्र प्रसार, सब चीज़ों मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इन कारणों से प्रभावित होगी, तो आप डेटा आपके चेंजेस या घटे या बढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चौथा पॉइंट क्या था कि ये इसकी गणना परिशुद्धता उचित रूप में है। मतलब कि इसकी गणना हम करते हैं या तो सैम्पलिंग फॉर्म करेंगे कि एक सैंपल ले लिए, ये कि एक निश्चित इतना अनुमान हो सकता है। ये जो हम आंकड़े बनाते हैं, आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक आंकड़े जो बनाते हैं वो एक कोई इसका एक्सपर्ट ही बना सकता है, क्योंकि उसको एक पूर्वानुमान लगाना एक आसान बात नहीं है। पूर्वानुमान लगाना एक प्रकार का एक टास्क है, इसलिए इसमें जो गणना होती है वो एक्सपर्टाइज के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर लेता कि मैं इतना अनुमान लगा लिया इतना हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक एक्सपर्टाइज रखा जाता है। ठीक है, फिर बताएं निश्चित उद्देश्य के लिए आप डाटा बना लिए, और डाटा किसके लिए प्रयोग करेंगे, इसके लिए क्या है। ठीक है, फिर इसमें आखिरी पॉइंट में आपको बताना, आंकड़े व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको सामने समझ में ही आ रहा होगा कि आंकड़े जो हैं वो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। मतलब कि आप आंकड़े ऊपर ऐसे नहीं रखने चाहिए कि कुछ भी आंकड़ा ला के रख दिए और आपका स्टैटिक्स तैयार होगा, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। फिर उसका आप क्या करेंगे, फिर आप उसका रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसका फिर आपका उसका एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर इसका फॉरकास्टिंग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आप विशेषताओं में सिर्फ इतने ही पॉइंट थे कि पहला पॉइंट या आपके लिए 6 पॉइंट थे। आगे मैं चलता हूँ इसके स्कोप के बारे में। सांख्यिकी विशेषताओं में सिर्फ इतने ही हैं कि सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं। मैं आपके इस क्षेत्र के बारे में चाहता हूँ, क्षेत्र। तो मैं आपको विशेषताओं के बारे में बता दिया, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इसकी विशेषताएं बताई। सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको कल स्टैटिक्स के स्कोप और उसके डिपार्टमेंट्स बताऊंगा, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।